इंडिया एक सिर्फ नेशन स्टेट है या फिर एक सिविलाइजेशन स्टेट जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है? अगर यह सच है तो साउथ एशिया में इसका क्या जियोपॉलिटिकल ब्लॉक ब्लोबैक्स हो सकता है? यही सवाल आज हम उठाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियलिटी चेक विद हरी सिन्हा और हमारे साथ हैं एक बहुत ही सम्मानित अतिथि, डॉक्टर आदित्य जी, जो न एक सिर्फ स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं बल्कि साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स और सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी के गहरे जानकार भी हैं। डॉक्टर आदित्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद हरि प्रकाश जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने पुनः निमंत्रित किया अपने मंच पर और मुझे ये अवसर दिया इस विशेष अ, वार्ता का, जी। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हम वार्ता करने चर्चा करने जा रहे हैं। जी। धन्यवाद। तो सर, ये जो सिविलाइजेशन स्टेट का नैरेटिव है वो भारत को साउथ एशिया में एक रीजनल लीडरशिप से दूर कर रहा है क्या? देखिए, पहले तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नैरेटिव है, जी। ये शाश्वत सत्य है। ये शाश्वत सत्य है कि भारत केवल एक देश नहीं, केवल एक राष्ट्र नहीं, भारत एक सभ्यता है, भारत एक विचारधारा है, भारत एक दर्शन शास्त्र है। और ये आज का नहीं है, ये हजारों साल से चलता आ रहा है। तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, इस बात से कोई अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा ही। जी। ये कोई कोई ऐसा पृष्ठभूमि नहीं बनाई जा रही कि कृत्रिम रूप से भारत को एक सभ्यतावादी राष्ट्र के रूप में दिखाया जा रहा हो। हम्म। यह केवल सत्य है कि भारत एक सभ्यता है, एक सभ्यता के अनुरूप बना राष्ट्र है, जी। सिर्फ भौगोलिक राष्ट्र नहीं है। हम्म। फिर आपने बात की साउथ एशिया की। जी। मुझे यह शब्द स्वीकार नहीं है। अगर आप बात करते हैं तो आप कीजिए भारतीय उपमहाद्वीप की। अगर भारतीय उपमहाद्वीप नहीं कहना चाहते तो मैं कहूंगा कि आप जम्बू द्वीप की बात कीजिए। कि जम्बू द्वीप में भारत को जी। एक सभ्यता के रूप में देखा जा रहा है, हम्म। उस पर बाकी राष्ट्रों का क्या हम्म। रुख है, तो वो हम बातचीत कर सकते हैं। और मैंने कहा है कि ये शाश्वत सत्य है, जी। जी। कि भारत तो हजारों सालों से आ रहा है। कुछ नए नए कृत्रिम राष्ट्र बनाए गए हैं भारत के चारों ओर, जो पहले कभी थे नहीं। हाँ, बिल्कुल। जो 1947 में बनाया गया हो उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा, हम्म। उसका भारत से क्या तुलना की जा सकती है। जो 1971 में बना हो, हम्म। क्योंकि 1947 में बना राष्ट्र खंडित हो गया, अपने अंदर की जो परेशानियां थी जी। उसकी वजह से। जी। और बाकी देखिए तो जो भारत के उत्तर में है एक राष्ट्र नेपाल, हम्म। ये भी 250 साल पुराना है। उससे पहले तो वो पूरे भारत के भूखंड का ही एक हिस्सा होता था, जम्बू द्वीप का एक हिस्सा होता था, नेपाल नाम का कोई राष्ट्र नहीं होता था। ये तो वंश ने हम्म। नेपाल को केंद्रित किया, एक राज्य के रूप में उभारा ऊपर। और अगर आप बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका का वर्णन तो रामायण में भी है। बिल्कुल। उस समय श्रीलंका में किसका राज्य था? हम्म। रावण एक प्रकांड पंडित था, हम्म। हिंदू था, शिव भक्त था। ये जो श्रीलंका अब बना हुआ है, एक राष्ट्र,
पहले वो जम्बू द्वीप का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो जो इतिहास है उसको नकारा नहीं जा सकता, चाहे हम उसे पसंद करें या ना करें। और जो भारत के वर्तमान में जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसके चारों ओर कुछ कृत्रिम राष्ट्र जो बनाए गए हैं, अगर उनको इतिहास से परेशानी है तो यह उनकी परेशानी है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्हें उनमें परिपक्वता आनी चाहिए, हम्म, और उन्हें ये समझना चाहिए कि जो 5,000 से 10,000 साल पुरानी सभ्यता है उसको स्वीकार कर लें और उसके साथ अच्छे संबंध रखें, वो उनके हित में रहेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत को रीजनल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे ज्यादा जोर देना चाहिए, बजाय कि अपने आप को एक सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में प्रोजेक्ट करके? देखिए, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा, जो सत्य है वो सत्य है। भारत को इस बात की आवश्यकता नहीं जी। कि हम अपने आस पड़ोस के राष्ट्रों को कुछ प्रलोभन देते रहें ताकि वो हमारी बात सुनते रहें। ये जो तुष्टीकरण किया जा रहा है 1947 से, भारत के चारों ओर जितने भी छोटे छोटे राष्ट्र हैं उनका, उससे भारत को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। जी। तुष्टीकरण करने से इनकी जो पिपासा है वो बढ़ती जाती है, और इनकी जो मांगे हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो उससे ना तो भारत को कोई लाभ होता है, ना इन राष्ट्रों को। आप देखते रहिए कि जब से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आया 1947 से, हम्म। भारत ने कितनी सहायता हम्म। श्रीलंका को दी, नेपाल को दी, भूटान को दी, अब बांग्लादेश को दी। तो ये तो तुष्टीकरण हुआ ना, प्रलोभन हुआ कि आप हमें पसंद करें क्योंकि हम आपको पैसा दे रहे हैं। और वस्तुतः ऐसा ही हुआ है। फिर ये राष्ट्र ऐसी मांग करते हैं कि हम औरों से पैसा ले लेंगे, हम चीन से पैसा ले लेंगे अगर आप हमें और पैसा नहीं देते तो हमें ऐसी परिस्थिति में एक कठोर रुख अपनाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा आसपास के पड़ोसी देशों के लिए कि हम हैं वो हैं। अगर आप हमसे अच्छे संबंध रखना चाहते हैं तो हम आपको पूरी तरह से सहायता करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे ऊपर आघात करते हैं आगे से या पीछे से, तो वो स्वीकार नहीं होगा। उसमें आपका ही नुकसान होगा। भारत भारत ही रहेगा, भारत को कोई नहीं रोक सकता। हम्म। लेकिन क्या ऐसा है कि इससे साउथ एशियन इंटीग्रेशन और कॉपरेशन में कोई रुकावट आ रही है? देखिए, फिर वही बात आ गई कि साउथ एशिया। अच्छा, सॉरी, वही एक्चुअली जिसको इंडियन सब कंटिनेंट भी कहा जाता था, और काफी रिसेंटली ये जो टर्म है अभी यूज में आ गया है, साउथ एशियन कंट्रीज। और तो इसके लिए एक्चुअली ये भारतीय उपमहाद्वीप ही हुआ करता था, और हम हाँ, ये भारतीय भारत। उपमहाद्वीप में जितने राष्ट्र स्थित हैं, ये जी। कभी भारत का एक हिस्सा हुआ करते थे, भारत का एक अंग हुआ करते थे। जी। धीरे धीरे इन्होंने भारत से कटना शुरू कर दिया। हम्म। तो मेरे विचारानुसार, जिसको आप कह रहे हैं ना, इंटेग्रेशन, एकता, हम्म। हम्म। इसका मतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप संगठित होकर पुनः हम्म। एक राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। जी। इंटेग्रेशन का मतलब यही हुआ।
हाँ हाँ। और जहां तक पारस्परिक संबंधों की बात है, तो ये तो दोनों तरफ से के दोनों पक्षों के ऊपर निर्भर करता है कि हम्म पारस्परिक संबंध कैसे हो। हम्म। अब ऐसी स्थिति तो नहीं हो सकती कि एक व्यक्ति आपके गाल पे चांटा मारे हाँ और हाँ। आप दूसरा गाल आगे कर दें। बिल्कुल। और एक राष्ट्र के रूप में भारत का जो अनुभव रहा है पड़ोसी राष्ट्रों के साथ, हम्म। कि वे कुछ ना कुछ आपके ऊपर आघात करते रहते हैं और हम चुपचाप बैठे सुनते रहते हैं। बिल्कुल। अगर आप शेर की आंख में उंगली डालेंगे तो क्या होगा? तो हम्म। पड़ोसी राष्ट्रों को ये समझ जाना चाहिए जी। कि भारत एक विशाल राष्ट्र है, भारत एक सभ्यता है, भारत एक प्राचीन सभ्यता है जिसको नकारा नहीं जा सकता। जी। अगर आप भारत से अच्छे पारस्परिक संबंध रखना चाहते हैं, अब अगर आप चाहते हैं कि भारत की जो प्रगति हो रही है उससे अपने आपके अपने राष्ट्र की प्रगति हो, अ, अपने अ, जनसाधारण की प्रगति हो अपने हम्म राष्ट्र की, तो हम्म आपको भारत से अच्छे संबंध रखने होंगे। हम्म और दुमुखा रवैया नहीं अपनाना होगा कि भारत के सामने आप कुछ कहें और पीछे से आप कुछ षड्यंत्र रचें भारत के खिलाफ। यह हमें स्वीकार नहीं होगा। तो ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, तो जिसको भारत आजकल यूज करता है, तो उसकी बजाय भारत को ज़्यादा निवेश करना चाहिए जो इंक्लूसिव रीजनल फोरम्स हैं, जैसे सार्क है और BIMSTC है। ऐसे जो फोरम्स हैं उसमें ज़्यादा निवेश करनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई प्रश्न नहीं है कि आप सांस्कृतिक विदेश नीति, सांस्कृतिक कूटनीति को एक तरफ कर दें हम्म और सिर्फ निवेश पर ही ध्यान दें। दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि अगर भारत में समृद्धि बढ़ती जा रही है हम्म तो हम वो समृद्धि अपने मित्रों के साथ साझा करने के लिए तत्पर हैं। किंतु अगर ये राष्ट्र उससे प्रसन्न नहीं है हम्म और उन्हें ये लगता है कि इससे भारत का जो प्रभाव है उनकी हम्म जनता पे ज्यादा पड़ता है, तो हमें चीन को लेके आना चाहिए या अमेरिका को लेके हम्म आना चाहिए अंदर भारत के विरुद्ध एक जनसाधारण के बीच में भावना बनाने का, तो ये उनकी त्रुटि होगी। भारत को सांस्कृतिक कूटनीति और आर्थिक कूटनीति दोनों का सहारा लेना पड़ेगा अपने आसपास के क्षेत्र में, और भारत ऐसा कर भी रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अ, दिशा में भारत का अ, प्रभाव चल रहा है। सिर्फ सांस्कृतिक कूटनीति से ही भारत ने नहीं अपना प्रभाव दिखाया है इस क्षेत्र में। जम्बू द्वीप के क्षेत्र में या भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ही आर्थिक सहायता की है, बहुत ही निवेश किया है, और उसका परिणाम ज्यादा अच्छा नहीं रहा। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कितनी सहायता दी, आर्थिक सहायता दी। श्रीलंका में क्या हुआ, 5-6 बिलियन भारत ने दिया, लेकिन वहां की सरकारें चीन को लाती रही हैं, चीन को वहां पे उनके साथ करार पे हस्ताक्षर करती रही हैं। तो इसमें तो एक देखना है कि किस समय किस दिशा की आवश्यकता है, सांस्कृतिक कूटनीति की, आर्थिक कूटनीति की, निवेश की, दंड की, वार्तालाप की, जिसको हम बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद। तो कूटनीति में तो वो सारी प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, और वो उपयोग भी करनी चाहिए।
चाहे वो भारत का आसपास का क्षेत्र हो या बहुत दूरगामी राष्ट्र हो। तो ये जो भारत की सिविलाइजेशन आइडेंटिटी है, या भारत की ग्लोबल स्ट्रेटेजी जैसे उसका सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव है, इसमें क्या लाभदायक है? दोबारा से कहिए, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? नहीं, कहना है ये है, कहने का मतलब है कि जो सिविलाइजेशन आइडेंटिटी है भारत की, है ना, हम्म। तो इससे उसको ग्लोबल स्ट्रेटेजी जो है, जैसे भारत की जो सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव है, उसमें सहायता मिलती है। देखिए, कूटनीति के क्षेत्र में आपको जो भी प्रक्रिया उठानी पड़ती है, हम्म। जिसकी भी आवश्यकता होती है, जी। उसका प्रयोग करना चाहिए। अब ये करना तत्कालीन सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि किस दिशा में हमने ज्यादा असर दिखाया। हम्म। चाहे वो हमारी, जिसको आप बोल रहे हैं ना, सॉफ्ट पावर या मृदु शक्ति, हम्म। या सुदृढ़ शक्ति, हार्ड पावर, जी। या हमारी स्मार्ट पावर या चातुर्य शक्ति, ये तो क्या अवस्था चल रही है तत्कालीन, और जो शासन है, प्रशासन है, हम्म। उसमें क्या क्षमता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो 1971 में तत्कालीन प्रशासन ने मृदु शक्ति का तो उपयोग नहीं किया ना। हम्म। और अभी पहलगांव में जो आतंकवादियों ने हमला किया था, हम्म। तो उसका उत्तर मृदु शक्ति से तो नहीं दिया गया ना। बिल्कुल। तो ये तो अवस्था पर निर्भर करता है, क्या अवस्था है, और हम्म। सरकार की क्या क्षमता है, हम्म। प्रशासन की क्या क्षमता है। हम्म। और मेरे विचारानुसार हम्म। एक परिपक्व राष्ट्र के रूप में यह आवश्यक है जी। कि जो भी कूटनीति में हमारे पास औजार हैं, यंत्र हैं, तंत्र हैं, उनका पूरा उपयोग सामयिक अवस्था अवस्थाओं के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। जी। और इसमें सरकार की परिपक्वता होती है कि किस प्रकार से, किस सामंजस्य से हम्म। इन नीतियों का उपयोग किया जाए। और पूछने का अर्थ ये था कि जैसे कि योगा है, आयुर्वेदा है, और अभी करंटली आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, मेक इन इंडिया है, ये जो भारत की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी से जुड़े हुए चीज हैं, इससे भारत को कोई जियोपॉलिटिकल एज मिलता है क्या? देखिए, वास्तव में मिलता है, लेकिन सिर्फ इसी बात से तो नहीं हो सकता ना। आपने हाँ। बोला आत्मनिर्भर भारत, जी। तो आत्मनिर्भर भारत तो एक आर्थिक विकास का स्तंभ है। जी। जितना आप भारत को आत्मनिर्भर करेंगे, हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, हम्म। और हम आयात और निर्यात में आगे बढ़ेंगे, जी। उससे हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार बढ़ेंगे। तो वो तो मृदु शक्ति की बात नहीं है, वो तो आर्थिक शक्ति की बात है। जी। तो जो आपने जो बताए, योगा, आयुर्वेदा, आत्मनिर्भर भारत, एक हम्म। तरफ हमारा सांस्कृतिक कूटनीति है, दूसरी तरफ आर्थिक कूटनीति है। तो उनका तो हमें काफी लाभ होना चाहिए, होगा भी। और जैसे भारत का अ, आर्थिक जो व्यवस्था है वो अच्छी होती जा रही है, सुदृढ़ होती जा रही है, उससे भारत को लाभ तो मिल ही रहा है। और विश्व में भी भारत का जो एक प्रतिबिंब है, जी। जो इमेज है, वो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारी आर्थिक व्यवस्था सक्षम होती जा रही है।
हम्म, तो इसमें ये बात नहीं होती कि हम इसको इस्तेमाल करें या उसको इस्तेमाल करें, दोनों को ही इस्तेमाल करना है, सांस्कृतिक कूटनीति को भी हम्म, और एक सामरिक कूटनीति को और एक आर्थिक कूटनीति को। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि किसको ना करें, सिर्फ इसी को करें, ऐसी कोई बात नहीं होती। हमें सभी को, सभी नीतियों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उनमें सामंजस्य कैसे करना है, यह बात तत्कालीन सरकार के ऊपर निर्भर होती है। तो इस कल्चरल डिप्लोमेसी के साथ साथ भारत को और क्या क्या करने चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए? देखिए, भारत को सबसे पहले तो अपने आप को सक्षम करना चाहिए। हम्म, 1000 साल तक भारत सक्षम नहीं था, जी। विभाजित था, हम्म, बहुत ही परंपरावादी हिंसावादी बन गए थे हम। हम्म, अगर एक राष्ट्र को स्वतंत्र रूप से रहना है तो उस राष्ट्र को बहुत ही सशक्त बनना होगा। तो पिछले जो 1000 साल का इतिहास से उसे हमसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप कुछ भी करें लेकिन अपने आप को सशक्त रखें। जी। कहा जाता है, शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। जो राष्ट्र शस्त्रों द्वारा सुरक्षित है उसी में हम चिंतन मनन कर सकते हैं, दर्शन शास्त्र की बातचीत कर सकते हैं, उसी में हम अ, नैतिकता की बातचीत कर सकते हैं। और जो राष्ट्र सुरक्षित नहीं है वो तो पराधीन हो जाएगा। हम्म, और जब राष्ट्र पराधीन हो जाता है, उसका अनुभव हमें है 1000 साल से। हमारी सभ्यता को, हमारी जनता को बहुत ही शोषित किया गया, उन पर अत्याचार किए गए। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरने का प्रयास सदैव किया जाए। चाहे वो सांस्कृतिक नीति हो, सांस्कृतिक कूटनीति हो, या हम्म, आर्थिक कूटनीति हो, निवेश की नीति हो, आयात की नीति हो, निर्यात की नीति हो। और जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है तो कूटनीति में यही कहा गया है, शठे शाठ्यम समाचरेत। जो आपके साथ जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण करता है तो आप ये तो नहीं, चुपचाप से नहीं तो बैठे रहेंगे। तो राष्ट्र को सशक्त करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो दोस्तों, आज की चर्चा ने हमें यह सोचने में मजबूर किया है कि इंडिया एज ए सिविलाइजेशन स्टेट सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में जियोपॉलिटिक्स को गहराई से प्रभावित करने वाली एक वास्तविकता है। डॉक्टर आदित्यन जी ने जिस क्लैरिटी से हमें समझाया, उससे साफ है कि आने वाले समय में भारत की भूमिका सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक सिविलाइजेशनल पावर के रूप में उभर कर सामने आएगी। डॉक्टर आदित्यन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकालकर हमारे साथ अपने विचार साझा किए। और दोस्तों, अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए रियलिटी चेक विद हरिसिन्हा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर आदित्यन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरी सिन्हा जी, कि आपने मुझे अपने मंच पे बुलाया और मुझे अपने विचारों को आपके दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने का ये अवसर दिया। अ, इस वार्तालाप में, इस चर्चा में
मेरा यही प्रयास रहा है कि हम भारत का जो इतिहास है उसके अनुरूप भारत की विदेश नीति का निर्माण करें। पश्चिम राष्ट्रों ने जो कुछ विचारधारा बनाई है, कुछ पृष्ठभूमि बनाई है, उसको नकारते हुए हम अपने असली अस्तित्व को पहचानें और पूरे विश्व में, विश्व पटल पर भारत को इसके सही रूप में प्रस्तुत करें। धन्यवाद।